गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो जो है 16 दिसंबर का न्यूज़ टुडे। ठीक है, इसमें जो सबसे पहले न्यूज़ है वो एक्चुअल में कल वाली छप गई है। इसका जो हेडिंग है वो है HDR, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2020। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया है। तो इसके बारे में जो इस बार का विषय रहा, तो इस न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में देख। तो देखिए डिटेल में क्या दे रखा है। जो इस बार का विषय रहा HDR, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2020, उसका विषय रहा मानव विकास और एंथ्रोपोसिन। एंथ्रोपोसिन क्या होता है? एक भूवैज्ञानिक युग है जहाँ पे क्या हो रहा है, मनुष्य जो है वो पृथ्वी के जो भविष्य है उसको आकार दे रहा है। ठीक है, मतलब भविष्य पृथ्वी को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर आप पेरिस समझौता देखें तो क्या कहा गया है उसमें कि जो हम टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री सेल्सियस रखेंगे, मतलब नेचुरल चीज़ों को जो है वो कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है ना। उसके अलावा जैसे कि हम पॉल्यूशन पे भी कितना कंट्रोल कर रहे हैं, CO2 जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसके एमिशन को भी कम कर रहे हैं, है ना। और उसके अलावा अगर चाइना के बारे में देखें तो वो सबसे आगे है। वो जो अब क्लाउड्स को कंट्रोल कर रहा है, मतलब कहाँ पे ज़्यादा बारिश करानी, कहाँ पे कम। उसके अलावा वो अपनी जो उसकी सिटी है उसके ऊपर एक मिरर लगाने की सोच रहा है, जहाँ पे जैसे जो ज़्यादा वो है ना पॉपुलेशन, जहाँ पे वहाँ पे जो है सन की रेज़ जो है सीधा ऊपर इस पे आके टकराएंगे, फिर सीधा सिटी में चल जाएंगे, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा जो है मनुष्य पृथ्वी के जो भविष्य है उसको आकार दे रहा है, हर चीज़ को, जो नेचुरल चीज़ें उनको कंट्रोल करके, है ना। तो इसके अंतर्गत जो है मानव विकास सूचकांक, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो भी इसी का एक पार्ट है। ठीक है, तो अगर HDI की बात करें तो ये 3 चीज़ों पे हम इसको मेज़र करते हैं: जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो HDR जो है 2020 उसमें ग्रहीय दबाव को बताया गया, प्लानिटरी जो प्रेशर होता है। तो इसके सूचकांक को समायोजन को प्रस्तुत किया गया, जिसे ग्रहीय दबाव समायोजित प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड PHDI कहा गया है। ये PHDI क्या है, देखिए इस फिगर के थ्रू समझते हैं हम। इसमें क्या दे रखा है कि जो हमारा PHDI होता है ना, ये 2 चीज़ों से हम कैलकुलेट करते हैं। एक तो CO2 का एमिशन कितना हो रहा है, एक मटेरियल फुटप्रिंट। मटेरियल फुटप्रिंट ऐसे समझिए आप, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 100 एकड़ ज़मीन थी कभी, ठीक है, और 100 ही लोग थे। ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट करे थे। पर यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कुछ सालों बाद जो है पॉपुलेशन 200 हो गई, है ना। तो इस 100 में से अगर 50 मर भी गए तो भी हमारी पॉपुलेशन 150 होगी, मतलब ये तो बढ़ती जाएगी ऐसे करके, है ना। पर हमारे पास लैंड क्या है, ये तो एक सीमित वो है हमारे पास। मान लीजिए हमने चलो फॉरेस्ट को काट के और लैंड बना लिया, करते करते, पर इसकी लिमिटेशन ही रहेगी कहीं ना कहीं। पर इसकी लिमिट नहीं रहेगी पॉपुलेशन की, है ना। तो क्या होगा, इससे जो है प्रेशर बढ़ेगा अर्थ पे। ठीक है, पॉपुलेशन जितनी बढ़ती जाएगी अर्थ पे उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये तो नहीं है हम कि जाके पहाड़ों में जो है कृषि करने लग जाएंगे, है ना, या समुद्र के जो रेतीली ज़मीन है राजस्थान वगैरह में कृषि होने लग जाएगी। तो ये लिमिटेड है, ये जो है बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो है अर्थ पे प्रेशर पड़ रहा है। और CO2 का एमिशन भी, मान लीजिए आज से 50 साल बाद CO2 का एमिशन कम रहा होगा, पर धीरे धीरे जब डेवलपमेंट हुआ तो उसका एमिशन बढ़ गया। तो हमने इसको इन दोनों के जो मल्टीप्लाई करके उसको एक नाम दिया, एडजस्टेड फैक्टर फॉर प्लानिटरी प्रेशर A। अगर HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब जो भी हमारा ह्यूमन जो है डेवलप कर रहा है उसका हम एवरेज लेते हैं एवरी ईयर। ठीक है, तो इसमें अगर हम इस A को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड है PHDI, ये निकल जाता है। ठीक है, मान लीजिए PHDI 0 है तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी ज़ीरो रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए इस लाइन में क्या कहा गया है कि विश्व के किसी भी देश में अभी अभी तक ग्रह पर अत्यधिक दबाव उत्पन्न किए बिना बहुत अधिक मानव विकास जो है प्राप्त नहीं किया है। ठीक है, मान लीजिए आज से 50 साल बाद हमारे ऊपर जो है हमारी डेवलपमेंट रेट मान लीजिए 1 थी। ठीक है, तो उसके साथ साथ हमारा जो PHDI भी क्या होगा, 1 होगा। जैसे जैसे हमने डेवलपमेंट करेंगे तो उस पर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा अर्थ पे, है ना। तो दोनों जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक बढ़ता है तो दूसरा अपने आप बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये जब आज से मान लीजिए कुछ सालों बाद जो हमारा PHDI 1000 हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया, तो उसके हिसाब से हमारी डेवलपमेंट भी तो हो रही है ना। तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी उसके हिसाब से इंक्रीज़ करता जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कहा गया कि अब तक अगर कोविड की बात करें हम, तो कोविड में 100 मिलियन जो लोग हैं वो चरम निर्धनता से ग्रसित हो चुके हैं अभी तक, और इससे संपूर्ण पीढ़ी के समक्ष एक बड़ी बाधा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, अगर HDI की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, अच्छा कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि ये ये रिपोर्ट है वो कौन निकालता है। ठीक है, तो इसके अगर हम बात करें तो शीर्ष पे हमारा कौन सा देश है, नॉर्वे, फिर आयरलैंड, फिर स्विट्ज़रलैंड। जैसे कि अगर हम बात करें तो HDI जो है जितना 1 के पास होता है ना, उतना जो है डेवलप कंट्री हो जाती है। नॉर्वे का जो है 0.957 आई थिंक, 0.957 है। ठीक है, इंडिया की बात करें तो ये जो है
ये है 0.6 समथिंग है, 0.645 समथिंग है, ठीक है। तो इससे जो है प्रेशर बढ़ता जा रहा है और भी। तो ये हमारी शीर्ष कंट्री है। और अगर इंडिया की बात करें तो इस बार इसने क्या किया है, दो जो वो है रैंक वो नीचे चले गए और भी। 189 देशों में से 131 इसका स्थान है। पहले क्या था, 129। अगर हम इंडिया की जो पड़ोसी कंट्री उनमें बात करें तो चाइना का हमसे ऊपर है, ठीक है, चाइना का हमसे अच्छा रिकॉर्ड है। और श्रीलंका का भी अच्छा है, बाकी सबका लो है। एक भूटान का भी अच्छा है हमसे, ठीक है। जो भूटान का इस बार का है वो 129 है इस बार का, है ना, हमारा 131 है। उसके अलावा अगर ये परचेजिंग पावर पैरिटी है, इसके आधार पर भारत की प्रति व्यक्ति सकल जो ग्रॉस नेशनल इनकम होती है वो भी 2018 में जो है $6829 थी और 2019 में 6681, मतलब कम हो गई, ठीक है। तो ये परचेजिंग पावर पैरिटी होता क्या है, मान लीजिए मैं एक मोबाइल है, ठीक है, सेम ही कंपनी का यहाँ पे ख़रीदता हूँ, मुझे वो अगर यहाँ पे 5,000 का मिलता है, ठीक है, वही सेम कंपनी का मोबाइल मैं USA में जाके ख़रीदूँ तो वो मुझे 15,000 का मिलता है ना। तो वहाँ की जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो क्या है, हाई है, ठीक है। तो इसको ऐसे कंपैरिजन से निकाला जाता है। अगर हम भारत जो निम्नलिखित जो अंतिम तीसरे स्थान पर है, इसके आने के क्या कारण है। इसके कारण है, एक तो स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या है गुणवत्ता, ये हमारी काफ़ी कम है, ठीक है। प्रतिकूल लिंगानुपात, जो मेंस का और वुमेन्स का जो रेशियो होता है वो भी हमारे यहाँ पे कम है, ठीक है। उसके अलावा सुभेद्य कर्मचारियों का प्रतिशत, सुभेद्य क्या होता है, वल्नरेबल, ठीक है, मतलब कमज़ोर जो कर्मचारी हैं वो लेस स्किल्स हैं, ठीक है, लेस स्किल, जिनमें स्किल जो है कम है, उनका हाई परसेंटेज है, ठीक है। तो ये 3 कारण है हमारे यहाँ पे जिसकी वजह से हम HDI में इतना नीचे है, ठीक है। उसके अलावा देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। देखिए हाल ही में क्या हुआ है, अभी जो गुजरात में जो नवीकरणीय ऊर्जा पार्क है, ठीक है, उसका शिलान्यास किया गया है मोदी जी के द्वारा, PM के द्वारा, ठीक है। अगर इसकी बात करें हम तो ये 30 गीगावाट क्षमता का हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा, हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी है। इस पार्क से सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा उत्पादन संबंधी अवसंरचना और एक ऊर्जा भंडारण क्षेत्र भी शामिल है। मतलब इसमें 2 तरह की जो है पवन ऊर्जा भी से भी प्रोड्यूस होगी बिजली और सौर ऊर्जा से भी, ठीक है। जो हाइब्रिड HRE है, इसके बेनिफिट क्या होते हैं। जो HRE होता है उससे क्या होता है, जब आपकी उत्सर्जन निम्न निम्न होगा ना, मतलब मान लीजिए हवा कम चल रही है या सूरज की रोशनी कम आ रही है, तो उससे भी जो विद्युत है वो प्रोड्यूस होगी और जो अल्प उपभोक्ता होंगे उनको पूर्ति हो जाएगी, ठीक है। भूमि का कुशल उपयोग, निरंतर विद्युत की आपूर्ति आदि। भारत में अगर नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में बात करें तो भारत जो है चौथे स्थान पर है, ठीक है। इसके अलावा देखिए यह गुजरात के कच्छ जिले का जो खवड़ा है ना, खवड़ा, ठीक है, जो भारत पाकिस्तान सीमा से संलग्न क्षेत्र में निर्मित किया गया। इस पार्क का विस्तार क्या है, 72,600 हेक्टेयर भूमि पर रहा। इस पार्क को विश्व के सबसे बड़े एकल स्थान, एक ही स्थान पर, मतलब HRE के रूप में मान्यता प्राप्त है, हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में जो है मान्यता प्राप्त है एक ही स्थान पर। अब आप अगर कभी गए होंगे, जैसे मैं 2 साल पहले गया था पोरबंदर, तो वहाँ रास्ते में काफ़ी सारी पवन चक्कियाँ आती हैं, मतलब आधे घंटे ऑलमोस्ट 1 घंटे के ट्रेन पवन चक्कियों के बीच में से ही गुजरती है बहुत सारी। तो वहाँ पे पहले ही बहुत सारा काम किया जा चुका है, ठीक है। पर अभी भी जो है वहाँ पे चल रहा है इसी के ऊपर काम। तो इससे और क्या बेनिफिट होंगे, जो यह पवन नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन से संबंधित भारत के लक्ष्य, जो 2030 तक हम 450 गीगावाट विद्युत उत्पादन करना चाहते हैं नवीकरणीय स्रोत से, तो उसकी पूर्ण करने में भी एक प्रमुख भूमिका निभाएगी। इसके अतिरिक्त यह नवीकरणीय ऊर्जा की जो है अनिरंतर आपूर्ति से संबंधित समस्याओं को नियंत्रित करने में भी सक्षम होगा, ठीक है। मतलब अगर आप कम जो है उसमें भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, सौर ऊर्जा अगर कम है या पवन ऊर्जा कम है, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है कि उसमें भी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस हो रही है। साथ ही भारत पाकिस्तान से जो निकट कच्छ में जो पवन चक्कियाँ हैं, ये सीमा सुरक्षा में भी मदद करेगी, क्योंकि यह एक अवरोध के रूप में कार्य करती हैं, ठीक है। इससे सीमा सुरक्षा पर भी जो है इफेक्ट आएगा। और HRE को में सामान्यतः 2 या अधिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का संयोजन होता है, जैसे कि यहाँ पे पवन का है और सौर का भी है। यह संयोजन स्थानीय लोड या ग्रिड को विद्युत आपूर्ति करने के लिए परस्पर संबंधित उचित ऊर्जा रूपांतरण तकनीक से युक्त एक कुशल प्रणाली प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार की जो HRE प्रणालियों में सम्मिलित क्या है, बायोमास पवन ईंधन सेल होता है, इससे जो प्रोड्यूस करते हैं हम। फोटोवोल्टिक पवन होती है, जल पवन और फोटोवोल्टिक बायोमास, इनका भी जो है मिला के बना देते हैं हम विद्युत, ठीक है। तो इतना ही बस। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हमारी क्या है।
देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, जो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया है, ठीक है। हिंदी में आप लिखा रहा था, मैं इंग्लिश में साथ साथ बता दूंगा ये क्या लिखा होता है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया ने जो है हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसी जो HRAA है, इसके लिए मान्यता योजना का प्रारंभ किया, ठीक है। सबसे पहले देखिए देखिए QCI क्या है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है 1997 में केंद्र सरकार द्वारा जो है भारतीय उद्योग जगत के लिए संयुक्त रूप से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ये एक स्वायत्त निकाय है, और अगर हम इसकी मिनिस्ट्री की बात करें तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, जो DPIIT है, ठीक है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, इसके अंतर्गत, और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत इसे जो है लागू किया गया था। इसके कार्यों में क्या शामिल है, जो अनुपालन मूल्यांकन निकाय जो मूल्यांकन करते हैं अनुपालन का कि ये प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं, इसके लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन संरचना का संचालन करना। मतलब प्रत्यायन होता है जैसे कि मान लीजिए कोई एजुकेशनल फर्म है या इस टाइप की कोई फर्म के लिए जब भी जो वो होता है ना, क्रेडिट होता है, पैसा होता है, उसको ग्रांट करने वाला निकाय होता है जो, ठीक है, उसको सहमति देने वाले निकाय को हम राष्ट्रीय प्रत्यायन संरचना का संचालन करना वो कहेंगे, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में मान्यता प्रदान करना, ठीक है, प्रत्यायन जो है क्रेडिट पैसे देना। स्वास्थ्य और गुणवत्ता का संवर्धन करना, मतलब इसका प्रमोशन करना, प्रमोट करना इसे, स्वास्थ्य और गुणवत्ता को। यह गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली तथा उत्पाद प्रमाणन और निकाय निरीक्षण निकायों से संबंधित गुणवत्ता मानकों के अंगीकरण को भी बढ़ावा देगा। QCI के जो अध्यक्ष हैं उसको उद्योग जगत द्वारा सरकार को ही की जाने वाली अनुशंसा के आधार पर PM जो है नियुक्त करते हैं, ठीक है। जो इसके वो होते हैं अध्यक्ष होते हैं उनको PM नियुक्त करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, अभी योजना जो मान्यता योजना उसको स्टार्ट किया। उसके अंतर्गत क्या है, जो QCI द्वारा जो भारतीय खाद्य संस्थान जो और मानक प्राधिकरण की ओर से योजना को प्रारंभ किया गया, ठीक है। इस योजना को देश में मान्यता का HRRA, जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसी, हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसी की संख्या में वृद्धि करके स्वच्छता रेटिंग का स्तर बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया है। हालांकि अभी कोविड-19 के दौरान तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हुआ है, फिर भी इसे जो है स्टार्ट किया गया है। तो मान्यता प्राप्त HRA भारतीय खाद्य संस्था संरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित खाद्य स्वच्छता एवं सुरक्षा प्रक्रियाओं के अनुपालन की पुष्टि करने और उनकी स्वच्छता रेटिंग प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होंगे। उसके अलावा देखिए, जो वर्ष 2019 में प्रारंभ की गई योजना थी खाद्य स्वच्छता रेटिंग योजना, इसके उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से खाद्य आपूर्ति करने वाले खाद्य व्यवसायों के लिए प्रमाणन तंत्र है, ठीक है। ये क्या है, एक प्रमाणन तंत्र है खाद्य स्वच्छता रेटिंग योजना। खाद्य व्यवसायों का आकलन निरीक्षण के समय दृष्टिगोचर हुई खाद्य स्वच्छता सुरक्षा संबंधी स्थितियों के आधार पर किया जाता है, ठीक है। जो भी हमारे वो होंगे खाद्य व्यवसाय होंगे उनका आकलन कैसे करेंगे, जो वो हमें स्वच्छता देंगे या फिर जो भी सुरक्षा संबंधी देंगे कि उनका खाना कितना सेफ़ है, इसके लिए उन्हें जो है रेटिंग दी जाती है 1 to 5। जैसे कि कभी आपके घर पे जो आप स्विगी वगैरह या उससे खाना ज़ोमैटो वगैरह से खाना मंगाते हैं तो वो क्या कहते हैं कि हमें जो है रेटिंग दी जाए 1 to 5 स्टार में, ठीक है। उनसे इससे अगर रेटिंग अच्छी होती है तो जैसे कि जो खाना खाने के लिए जो जाएंगे वो रेटिंग देख के जाते हैं, काफ़ी सारे कस्टमर होते हैं, तो रेटिंग अच्छी होगी तो इसका मतलब ये है कि जो उनकी सुरक्षा संबंधी है और खाद्य स्वच्छता है वो अच्छी है, ठीक है। तो उसके साथ स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा के अनुपालन के अनुसार उन्हें 1 से 5-6 के बीच में अंक दिए जाते हैं। यह जो है किस किस पे लागू होता है, होटल पे, रेस्टोरेंट होता है, कॉफ़ी हाउस, ढाबों, मिठाई की दुकानों, बेकरी, मांस खुदरा दुकानों जैसे जो खाद्य सेवा प्रतिष्ठान होते हैं उन पर लागू होता है, ठीक है। इस योजना का महत्व क्या है, यह योजना उपभोक्ताओं को उन खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों से संबंधित सूचित विकल्प के लिए चयन और निर्णय लेने में सक्षम करती है जहां उपभोक्ता खाद्य ग्रहण करने के इच्छुक होते हैं, जहां खाना खाने जाते हैं उसके लिए जो है वो अग्रसर होते हैं, जो जिनकी अच्छी रेटिंग होती है। यह खाद्य व्यवसाय को उच्च स्वच्छता मानकों को अपनाने और उपभोक्ताओं के समक्ष उन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहन का काम करेगी, ठीक है। तो इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो अमेरिका है उसने जो है तुर्की पर जो है प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि उन्होंने जो है S-400 रशिया से अभी भी खरीदे हैं। किस एक्ट के थ्रू, काउंटरिंग जो CAATS है, जो काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सेक्शन एक्ट, ठीक है, इसके थ्रू उन पर जो है वो लगाया, प्रतिबंध लगाया। तो अमेरिका ने क्या किया, रूस से जो है S-400 वायु रक्षा प्रणाली प्राप्त करने के लिए तुर्की पर प्रतिबंध लगाए हैं। भारत के लिए भी ये जो है दिक्कत जो प्रॉब्लम है वो है, क्योंकि वो आगामी जो वर्ष है उसकी शुरुआत में ही S-400 वायु रक्षा
प्रणाली की खेप को प्राप्त करने वाला है। हालांकि ये जो प्रतिबंध है वो भारत पर मतलब डायरेक्टली नहीं लगाए, जो जिन पे लगे हैं वो देश है ईरान, उत्तर कोरिया और रशिया। इन पर प्रतिबंध लगाया था जो CAATSA के तहत 2017 में। ठीक है, तो S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के बारे में यह है कि एक चौथी पीढ़ी की जो है लंबी दूरी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह स्तरित रक्षा जो लेयर डिफेंस होती है प्रणाली के सृजन के लिए 3 प्रकार की मिसाइल को दागने में सक्षम है। ठीक है, यह प्रणाली 30 किलोमीटर, मतलब अगर हाइट की बात करें तो ये 30 किलोमीटर तक जो है लॉन्च हो सकती है। और अगर इसके परास की बात करें, मतलब अगर हवा में कोई चीज़ है, ठीक है, कोई ड्रोन है, उसको अगर मारना हो तो ये 400 किलोमीटर तक जा सकती है। ठीक है, तो इसके भीतर जो परास का मतलब होता है एरियल, जो हम अटैक करते हैं, ठीक है, उसके वायुयान, कोई भी मानव रहित विमान हो या फिर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल सहित सभी प्रकार के हवाई लक्ष्यों को भेज सकती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है उन पर प्रतिबंध लगाया गया। टर्की पर, इन तीनों देशों पर लगाया था अमेरिका ने। ठीक है, यह अमेरिकी राष्ट्रपति को रूसी रक्षा और खुफिया क्षेत्रों के साथ महत्वपूर्ण लेन देन में संलग्न व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्रदान कर दिया। ठीक है, यह यदि CAATSA को सख्ती से लागू किया जाता है तो यह भारत के लिए भी रक्षा खरीद को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि भारत अमेरिका संबंधों को प्रभावित करेगा, क्योंकि जो है अमेरिका जो है भारत को अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति में एक प्रमुख अभिकर्ता के रूप में देख रहा है। मतलब जैसे अब जो साउथ चाइना सी है उसमें चाइना के हस्तक्षेप बढ़ रहे हैं, तो अमेरिका जो है यहाँ से भारत को जो है मजबूत स्थिति में देख रहा है कि वो चाइना को काउंटर कर सके। जैसे यहाँ पे मजबूत देशों में अगर हम बात करें तो जापान है ना, ऑस्ट्रेलिया, ये 2-3 देश हैं जो अच्छे खासा जो है यहाँ पे अपनी रणनीतिक पहल जो दबाव है उसको बना सकते हैं ना। बाकी कोई देश मजबूती से इनके सामने नहीं खड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए इस डील का जो है भारत पर भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए नेक्स्ट न्यूज़। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, जो यूनेस्को ने भारत के लिए जो शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट है, ठीक है, SER 2020, उसका जो है शुभारंभ किया। ठीक है, यूनेस्को, अगर हम यूनेस्को की बात करें, यूनेस्को, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में अगर हम और बात करें तो इसका एम क्या होता है? जो वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी होती है उसको प्रमोट करना। और किसके थ्रू प्रमोट करते हैं ये? जो एजुकेशन होता है या फिर साइंस और कल्चर, इनमें कॉपरेशन करके, आपस में मतलब इनका समन्वय करके। ठीक है, तो ये यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। उसके अलावा इन्होंने अभी जो है भारत की स्थिति रिपोर्ट जो है SER स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट 2020 का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत ये किस पर केंद्रित रही है? जो तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण है। मतलब इसका एम था व्यावसायिक शिक्षा देना, ताकि जो बेरोजगार हैं उनमें एक तो उन्हें रोजगार मिल सके। मतलब जैसे कोई BTech करा हुआ है, MBA करा हुआ है, इस टाइप के जो बेरोजगार हैं जिन्होंने एजुकेशन ले रहे पर उसमें जो है अभी स्किल्स नहीं है, तो उनके लिए एक वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग देना। ठीक है, TVET, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पर इसे केंद्रित करना। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है तकनीकी शिक्षा में सहयोग प्रदान करना। ज्ञातव्य है कि सरकार ने पहले ही जो कौशल मिशन जो कौशल भारत मिशन है, जो कि मोदी जी द्वारा 2015 में स्टार्ट की गई थी, इसके तहत एक प्रमुख राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में कौशल विकास की घोषणा की है। ठीक है, TVET एक व्यापक पदावली है जो प्रौद्योगिकी और संबंधित विज्ञानों के अध्ययन को संदर्भित करती है। साथ ही आर्थिक और सामाजिक जो जीवन होता है उसके विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसाय से संबंधित जो भी व्यावहारिक कौशल होगा, अभिवृत्ति होगी, समझ होगी और ज्ञान होगा, उसको अधिग्रहण को भी संबोधित कर दिया है। ठीक है, तो TVET का महत्व क्या है? TVET का युवा रोजगार और जो स्टार्टअप होते हैं ना, जो युवा रोजगार होंगे और जो स्टार्टअप होंगे उनको बढ़ावा देना, समता और जो लैंगिक समानता है उसको भी प्रोत्साहित करना, हरित अर्थव्यवस्था और संधारणीय समाजों के परिवर्तन की सुविधा को प्रदान करना। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है इस रिपोर्ट की? रिपोर्ट में TVET गुणवत्ता के लिए विज़न को रेखांकित किया गया, जिसे भारत की जो NEP है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। इस विज़न में सभी शैक्षणिक संस्थानों के से व्यावहारिक शिक्षा को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने का आह्वान किया गया है। ठीक है, मतलब व्यावसायिक जो है वो एजुकेशन देना चाहते हैं ये। ठीक है, तो व्यावसायिक एजुकेशन देंगे तभी जो है रोज़गार बढ़ेगा, स्किल्स डेवलप होंगे, अपने आप ही जो है हमारा जो अर्थव्यवस्था है उसका चक्र चल जाएगा। TVET प्रौद्योगिकी की वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान में जो है 1000 से अधिक महाविद्यालय द्वारा
स्नातक पाठ्यक्रम बैचलर ऑफ वोकेशन का संचालन किया जा रहा है। और जो राज्य के जो सरकारी स्कूल होते हैं जिनकी संख्या 10,158, उसमें 1.2 मिलियन से अधिक छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है। इसके समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं? छात्रों और अभिभावकों के मध्य प्रचलित इस मानसिकता का सामना करना कि टीवीईटी एक निम्न स्तरीय स्थिति है। ठीक है, इसके अलावा जो महिलाओं की पहुंच है उसको भी जो है समावेशी पहुंच प्रदान करने की आवश्यकता है, उनको भी जो है इस तक पहुंच प्रदान करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त वृहद डिजिटल अंतराल को समाप्त करना भी अपरिहार्य है। ठीक है, डिजिटल अंतराल है अभी तक, अगर डिजिटली मतलब अगर इसे हम प्रोवाइड कर देंगे तो क्या होगा, तभी इस तक जो है गाँव-गाँव से लोगों की पहुँच हो पाएगी। तो व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण का डिजिटल का एक व्यापक रूप से विस्तार करना। ठीक है, ये इसकी अनुशंसाएँ हैं टीवीईटी की। शिक्षकों, प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं के लिए एक उपयुक्त परिवेश का निर्माण करना। कौशल उन्नयन मतलब जो अपस्किलिंग होती है या फिर रीस्किलिंग होती है या आजीवन अधिगम प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना। महिलाओं, निःशक्तजनों और वंचित शिक्षार्थियों को टीवीईटी तक समावेशी पहुँच सुनिश्चित करना, है ना? जो भी वंचित शिक्षार्थी हैं। और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के डिजिटलीकरण का व्यापक रूप से विस्तार करना। टीवीईटी के वित्त पोषण के लिए नए मॉडल को अपनाना। साथ ही जो इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑपरेशन होता है, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑपरेशन में एक मजबूत समन्वय तंत्र स्थापित करना। ठीक है, तो इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। अब वो जो आती है ना छोटी न्यूज़ आती है। देखिए पहली न्यूज़ क्या है इसमें, जो कोविड-19 की वजह से जो है शीतकालीन सत्र होता है जो कि नवंबर से दिसंबर का होता है, वो रद्द हो चुका है। ठीक है, तो संसद का यह सत्र वह अवधि होता है जिसके दौरान एक संसद कार्य संचालन का प्रबंधन करने के लिए निर्बाध रूप से लगभग प्रतिदिन बैठक करती है। और एक वर्ष में ये 3 सत्र होते हैं। ठीक है, 3 सत्र होते हैं और किसी भी 2 सत्र में जो है 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है। ठीक है, जो बजट सत्र होता है फरवरी से मई, मानसून सत्र होता है जुलाई से सितंबर और शीतकालीन तो होता है नवंबर से दिसंबर। अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सदन के बीच जो है 6 से ज़्यादा का जो है अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। उसके अलावा ये ग्रीहा समिट हुआ, जो 12वां एकीकृत आवास के लिए ग्रीन रेटिंग शिखर सम्मेलन ग्रीहा हुआ। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये रेटिंग प्रणाली किसके द्वारा विकसित की जाती है? द एनर्जी और रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, TERI, टेरी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके द्वारा जो है विकसित की गई है। अगर इसके थीम की बात करें तो इस बार थीम क्या रहा इसका? रेजुविनेटिंग रेजिलियंट हैबिटेट्स। ठीक है, ये इसका थीम रहा, रेजुविनेटिंग रेजिलियंट हैबिटेट्स। तो इसका जो है गृह नहीं मतलब गृहा है इसका, ये GRIHA। तो गृह किसी भी पूर्ण हो चुके, जो भी हमारा जो निर्माण कार्य है वो पूर्ण हो चुका है, उसके पर्यावरणीय प्रदर्शन को देखते हैं। जैसे कि उसकी ऊर्जा खपत, कितनी ऊर्जा खपत करता है, अपशिष्ट उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा, इसको अपनाना आदि पर जो है भारत की राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली है। ठीक है, राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली है ये गृह जो है रेटिंग को भारत के राष्ट्रीय स्तर निर्धारित योजना NDC में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो शमन रणनीति होती है, जो जलवायु परिवर्तन है इससे निपटने के लिए एक तरह की शमन नीति होती है। ठीक है, क्योंकि इसका हम पर्यावरणीय प्रदर्शन देखेंगे कि पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ, तो एक तरह से ये शमन नीति हो जाएगी जलवायु परिवर्तन में लिए। इसके एक हिस्से के रूप में अंगीकृत किया जाता है, साथ ही इसे आवासों से उत्सर्जन की तीव्रता में कमी का मूल्यांकन करने के साधन के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। ठीक है, और विकसित टेरी द्वारा की जाती है। उसके अलावा इंटरनेट का अगर यूज़ देखें हम, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने जो है यूज़ ऑफ इंटरनेट का एक डाटा निकाला है। इसके अनुसार क्या है, जो 22 राज्यों और यूटी में जो यूनियन टेरिटरी है उसमें इंटरनेट के उपयोग के संबंध में एक शहरी ग्रामीण अंतराल और लैंगिक विभाजन विद्यमान है। ठीक है, अगर हम बात करें टोटल, तो 62.16 पुरुषों की तुलना में जो औसत 42.6% जो महिला है वो इंटरनेट का यूज़ करती हैं। उसमें अगर शहरों की बात करें तो शहरों में 73.76% पुरुषों की तुलना में 56.81 महिलाओं को इंटरनेट का यूज़ करती हैं, और गाँव में 55.6% की तुलना में 33.94, मतलब गाँव में बहुत कम यूज़ करते हैं महिलाएँ। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो ये 3 न्यूज़ है। उसके अलावा देखिए इस बार जो मैक्सिमम क्वेश्चन उठ रहे हैं वो यहाँ से बहुत उठ रहे हैं। पर्यावरण जो GHG जो ग्रीन हाउस गैसेज़ का कम कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप कर रहे हैं, तो कोशिश करिएगा इसको जो है 1 या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन इससे आने के चांसेस हो सकते हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, अगली न्यूज़ देखिए, अभी-अभी क्या वो हुआ है, सूक्ष्म जीव विरोधी रसायन होता है ट्राइक्लोसन। ठीक है, ये एक तरह का जो है न्यूरोटॉक्सिन होता है, मतलब जो तंत्रिका तंत्र के जो होता है विषाक्त होता है, मतलब जो हमारे वो होते हैं ना न्यूरो होती हैं, जो नसें होती हैं, उनमें जहर घुल जाता है इससे। ठीक है, विषाक्त मतलब जहरीली हो जाती हैं, तो इसका उत्पन्न करता है और न्यूरॉन्स जो है
उनको क्षति पहुँचाता है। और इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? जितने भी जैसे साबुन होते हैं, सोप होते हैं, जो सौंदर्य प्रसाधन या जो एथलेटिक्स की जो दौड़ने भागने वाले होते हैं ना, जो रनिंग करते हैं, तो एथलेटिक्स जो होंगे उनकी पोशाकों से लेकर खाद्य पैकेजिंग की सामग्री तक किया जाता है। यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जो उपयोग योग्य अवधि होता है ना, जो किसी भी सामान की उपयोग योग्य अवधि होता है, उसको बढ़ा देता है। ठीक है? सूक्ष्म जीव विरोधी रसायन होता है ये एक तरह का। ठीक है? तो इससे जो है अमेरिका ने इसको बैन कर रखा है। अमेरिका खाद्य एवं औषधि प्रशासन है जो, इसने इसके उपयोग को आंशिक प्रतिबंध लगा दिया है। जबकि भारत में ऐसा कोई भी जो है विनिमय मतलब कंट्रोल करने वाली कोई भी इसमें अथॉरिटी नहीं है। ठीक है? जेमेनिड उल्कापिंड, ये क्या होता है? हर वर्ष दिसंबर में देखने को मिलता है। ठीक है? जेमेनिड उल्कापिंड प्रतिवर्ष दिसंबर के दूसरे सप्ताह के दौरान होता है। उल्का एक उल्कापिंड होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है। उल्कापिंड अंतरिक्ष में मौजूद पिंड होते हैं और जो धूल के कण छोटे से लेकर और क्षुद्र ग्रहों जितने बड़े आकार के होते हैं। ठीक है? जेमेनिड उल्काएं 3200 फैथॉन नामक एक छोटे क्षुद्र ग्रह के चट्टानी मलबे के छोटे टुकड़े द्वारा निर्मित होती है। 3200 फैल्कॉन जो है 1983 में इसकी खोज की गई थी। फैथॉन क्या होता है? सूर्य का एक चक्कर 1.4 साल में लगाता है। ठीक है? 1.4 ईयर में, अकॉर्डिंग टू जो हमारे यहाँ का ईयर है। ठीक है? तो ये 1 ईयर में लगाती है। तो एक टाइम ऐसा रहता है कि ये दोनों सामने से गुजरते हैं दिसंबर में, तो ये इससे दिखाई देता है। यह किसी अन्य ज्ञात क्षुद्र ग्रह की तुलना में सूर्य के सबसे अधिक समीप पहुँच जाता है। उसके अलावा मामल्लपुरम, मामल्लपुरम क्या है? महाबलीपुरम या मामल्लपुरम तमिलनाडु राज्य में एक ऐतिहासिक नगर और यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है। यह पल्लव साम्राज्य के जो 7वीं शताब्दी के तक प्रमुख बंदरगाह भी था, मामल्लपुरम में से एक था, और पल्लव की दूसरी राजधानी भी था। पल्लवों की दूसरी राजधानी, ये छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। पल्लवों की दूसरी राजधानी मामल्लपुरम। ठीक है? नरसिंह वर्मन प्रथम ने मामल की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ है महान मल्ल योद्धा। किसने? नरसिंह वर्मन ने। मामल्लपुरम की स्थापना कब हुई थी? स्थापना विरासत जो है तट मंदिर, गंगा अवतरण, अर्जुन का तप और पंचरथ वरा गुफा आदि। ठीक है? ये इसके स्थापत्य विरासत है। उसके अलावा इस्तावनी, इस्तावनी क्या है? इसे स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इस्तावनी स्थित कहाँ पे है? जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक भूआबंद मतलब लैंडलॉक कंट्री है ये। ठीक है? इसकी सीमा जो है उत्तर पूर्व में मोजाम्बिक से लेकर उत्तर पश्चिम और दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका से संलग्न है। भारत ने इस्तावनी नागरिकों के लिए जो है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो है और डॉक्टोरल अध्ययन के लिए भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अंतर्गत प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रखा है। ठीक है? तो इसके बारे में देख लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। और हाँ, जैसे कि अभी 20-25 मिनट आप पर डे दे रहे हैं, तो आपको जब मंथ का एंड में जो मैगजीन आते हैं ना, उसको पढ़ने में आपको काफ़ी ईजी फील होगा। ठीक है? तो इसे कोशिश करिएगा जो देख रहे हैं वो कंटिन्यूस रखें। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है। ओके, हैव अ गुड डे।